नमस्कार। देश विदेश की खबरों के साथ मैं नसरीन फिर से हाजिर हूं के न्यूज के मंच पर। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। 2019 में संसद से पास होकर कानून बन चुके सीएए को लागू करने में अभी करीब 6 महीने का और भी वक्त लगेगा। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान देर शाम हो जाएगा। बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इधर नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी हलचल बढ़ी। पेगासस जासूसी केस में नए खुलासे हो रहे हैं। जासूसी किए जाने वालों की लिस्ट में कुछ और भी नाम जुड़ते नजर आए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई हैं। संसद के मानसून सत्र के बीच ममता करीब 5 दिन दिल्ली में रहने वाली हैं। इसी बीच ममता मंगलवार को कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने पहुंची। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विधायक पर हमले को लेकर कलह शुरू हो गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपनी ही सरकार से नाराज होकर विधानसभा से बाहर निकल गए। अब खबरों को देखेंगे सब तफसील से। 2019 में संसद से पास होकर कानून बन चुके सीएए को लागू करने में करीब 6 महीने का और भी वक्त लगेगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के एक सवाल का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को संसद में कहा, गृह मंत्रालय को कानून को लागू करने में नियम बनाने के लिए 9 जनवरी 2022 तक समय चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा की कमेटी से कानून को लागू करने के लिए और भी समय दें। पिछले साल जब देश में सीएए कानून बना तो देश भर में विरोध हुआ था। दिल्ली का शाहीन बाग इस कानून को लेकर आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा था और कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के प्रवासियों के लिए नागरिकता कानून के नियम आसान बनाए गए। इससे पहले नागरिकता के लिए 11 साल भारत में रहना जरूरी था। इस अवधि को घटाकर 1 से 6 साल कर दिया गया। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे। अगले दिन 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। देश भर में भारी विरोध के बीच बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून की शक्ल ले चुका। इसे गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया। 2016 में नागरिकता कानून में बदलाव के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पेश किया गया, जिसमें 1995 के कानून में कुछ बदलाव किए जाने थे। भारत के और 3 मुस्लिम पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए अवैध गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी। संसदीय प्रक्रिया का एक नियम है कि अगर कोई विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है और राज्यसभा में पास नहीं होता तो इसी बीच अगर लोकसभा कार्यकाल खत्म होता है तो विधेयक प्रभाव में नहीं रहता। इसे फिर से दोनों सदनों से पारित किया गया और इस वजह से इस कानून को 2019 में फिर से लोकसभा और राज्यसभा में पास करना पड़ा। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान देर शाम तक होगा। बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी हलचल भी बढ़ गई है। शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी कृष्ण रेड्डी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। दोनों नेता थोड़ी देर में दिल्ली से बेंगलुरु के लिए देर शाम वो रवाना हुए थे और इसके अलावा कर्नाटक के प्रभारी अरुण सिंह भी बेंगलुरु पहुंचे थे। 26 जुलाई को यानी कि आज ही के दिन कर्नाटक की भाजपा सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं। अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि राज्य का अगला सीएम कौन होगा। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री की रेस में कई नामों की चर्चा भी है। उनमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि, बीएल संतोष और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी शामिल हैं और राज्य के गृह मंत्री बसवराव एस बोम्बोई और राजस्व मंत्री आर अशोक और उप मुख्यमंत्री सीएन नारायण के नाम भी चर्चा में हैं, जो कि येदियुरप्पा कर्नाटक के प्रभावशाली लिंगायत समुदाय से आते हैं। ऐसी चर्चा है कि लिंगायत समुदाय के ही किसी प्रभावशाली नेता को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपने पर भाजपा में विचार चल रहा है। अब येदियुरप्पा ने सोमवार को मुख्यमंत्री के रूप में अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया।
और इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने अपने इस्तीफे की भी घोषणा कर डाली थी। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से राजभवन में मुलाकात की थी और अपना इस्तीफा दिया। पेगासस जासूसी केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। जासूसी किए जाने वालों की लिस्ट में कुछ और भी नाम हैं, जिसमें द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के पूर्व डायरेक्टर जनरल डीजी के शर्मा, एनफोर्समेंट डायरेक्टर के वरिष्ठ अधिकारी राजेश्वर सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्य सलाहकार वीके जैन को भी जासूसी किए जाने की संभावना है। और इसके अलावा रिसर्च एनालिसिस विंग के एक रिटायर्ड अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय के एक जूनियर अधिकारी और 2 पूर्वी आर्मी ऑफिसर की भी जासूसी होने की आशंका है। इन लोगों के नाम 50,000 फोन नंबरों के डेटाबेस में शामिल थे, जिनके नंबरों की जासूसी की गई। इजरायली स्पाईवेयर कंपनी एनएसओ ग्रुप के क्लाइंट्स ने इन नंबरों की जासूसी करवाई है। द वायर के मुताबिक के शर्मा का नाम लिस्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के 1 महीने बाद जोड़ा गया। ये कॉन्फ्रेंस तो कोलकाता में फरवरी 2018 में हुई थी। इस कार्यक्रम के बाद पश्चिम बंगाल में काफी हंगामा हुआ। टीएमसी ने शर्मा के आरएसएस से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने पर आपत्ति जताई थी, जो कि राजेश्वर सिंह ने 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के रोल की जांच भी की थी। उनका नाम 2018 में चर्चा में था। उस समय केंद्र ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच हुए सार्वजनिक विवाद के बाद दोनों को पद से हटा दिया गया था। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची। संसद के मॉनसून सत्र के बीच ममता करीब 5 दिन दिल्ली में रहने वाली हैं और इसी बीच ममता मंगलवार को कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी मिलने पहुंची थी। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत भी चली और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा से भी मुलाकात की थी। बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के बाद ममता के प्रधानमंत्री से ये पहली मुलाकात होगी। तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक ममता मंगलवार को अभिषेक मनु सिंघवी समेत अन्य विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात उन्होंने की और ममता बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से भी मिल सकती हैं। इसके बाद ममता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिलेंगी। मार्च अप्रैल में हुए बंगाल चुनाव के बाद ममता और मोदी का पहली बार आमना सामना है और एक ये खास बात भी है कि ममता की मोदी से मुलाकात ऐसे समय हुई जहां ममता पेगासस जासूसी विवाद और मीडिया हाउसेस पर डेरा जमाए रखी है। सोमवार को दिल्ली पहुंचने के बाद ममता की पहली मुलाकात पत्रकार विनीत नारायण से हुई, जिन्होंने 1996 में जैन हवाला घोटाले पर एक किताब लिखी है। हाल ही में ममता ने आरोप लगाया कि बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ घोटाले के कथित लाभार्थियों में से एक थे। हालांकि धनखड़ ने दावे का खंडन किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विधायक पर हमले को लेकर कलह शुरू हो गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपनी सरकार से नाराज होकर आज विधानसभा के बाहर निकल गए थे। मंत्री ने जांच के आदेश नहीं देने तक सदन आने से इनकार कर दिया। हमले में सिंहदेव के रिश्तेदार का नाम आया था और जिसको लेकर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव आमने सामने आ गए। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हुए हमले की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी थी। इस मामले को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आमने सामने भी आ गए। अपनी ही सरकार के विरोध में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सदन का बहिष्कार भी कर डाला। टीएस सिंहदेव ने कहा कि रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक पर हुए हमले पर जब तक सरकार जांच का आदेश नहीं देती, बयान नहीं देती, तब तक वे खुद को इस प्रतिष्ठित सदन का हिस्सा नहीं मानेंगे। 23 जुलाई की देर रात कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हमला हुआ और कुछ युवकों ने उनकी गाड़ी रोककर तोड़फोड़ की। हमले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के रिश्तेदार का नाम आया और इस मामले में सरगुजा पुलिस 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं विधायक ने आरोप लगाया कि पार्टी का एक गुट उनसे नाराज है और जिसकी वजह से यह हमला उन पर करवाया गया है।
जबकि विधायक ने कहा कि बीते दिनों उन्होंने बघेल की प्रशंसा भी की थी और कहा था कि वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये बयान स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव को पसंद न आया और बाद में उनके काफिले पर हमला हुआ। कांग्रेस विधायक ने यह भी आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य मंत्री से उनकी जान को खतरा है। इन आरोपों को लेकर सिंहदेव ने कहा था कि कुछ लोग उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके क्षेत्र और राज्य के लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। इस पर वो कोई बयान नहीं देंगे। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहिए के न्यूज के साथ। जब भी घर से बाहर जाएं, याद रखें कि कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन पूरी तरह करना है और अच्छी तरह करना है। यानी मास्क पहनकर रखें, दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय समय पर हाथ साफ करें ताकि हम और हमारा परिवार कोरोना से बचा रहे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी सरकार के एक बहुत बड़े फैसले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली की ओर से पद्म पुरस्कारों के लिए केंद्र सरकार को नाम भेजे जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के होंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक ईमेल आईडी भी बताया है, जिस पर जनता खुद उन डॉक्टरों के नाम बता सकती है जिन्होंने कोरोना के दौरान शानदार काम किया। उन्होंने साथ ये भी कहा कि बीते 1.5 साल से हमारे स्वास्थ्य कर्मी जिस तरह से आर्थिक परिश्रम कर लोगों की आर्थिक परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, कई सारा परिश्रम करने के बाद भी उन्हें आर्थिक परेशानियां हैं और साथ ही हम सब उनके आभारी रहेंगे। इसमें डॉक्टर्स, नर्स आदि अन्य सभी तरह के स्वास्थ्य कर्मी जिस तरह 24 घंटे काम कर रहे हैं, उसके लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया उनका शुक्रिया अदा करती है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि देश भर में हमारी ऐसी सरकार है जिसने कोरोना से शहीद होने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स को 1 करोड़ रुपए का 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी है। अब ये समय है कि सभी डॉक्टर, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को ये जताने और बताने का भी उन्हें मौका दिया जाएगा और उनके वे शुक्रगुजार हैं। हर साल देश ऐसी कुछ चुनिंदा हस्तियों को भी भारत रत्न और पद्म अवार्ड से सम्मानित करता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया हो। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस बार तय किया है कि पद्म अवार्ड के तहत मिलने वाले 3 अवार्ड के लिए राज्य सरकार जो नाम केंद्र सरकार को भेजेंगी, उसमें सिर्फ डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों का नाम होगा। ये नाम जनता बताएंगी और इससे ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि किस डॉक्टर ने कितना काम किया है। केजरीवाल ने एक ईमेल आईडी भी शेयर की है जिस पर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी का नाम बता सकती है जिन्हें वे पद्म अवार्ड दिलाने चाहते हैं। ईमेल भेजने वाले को डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी के नाम के साथ ही वो वजह भी बतानी होगी कि उन्होंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया जिससे उन्हें पद्म अवार्ड मिले।
प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए आधार कार्ड बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आधार कार्ड केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि पहचान पत्र है। किसी भी वित्तीय लेन देन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड बेहद जरूरी है। आधार में न सिर्फ आपके पते की जानकारी होती है बल्कि इसमें व्यक्ति को बायोमेट्रिक जानकारी भी व्यक्ति की होती है। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI बच्चों के आधार बनवाने की सुविधा भी दे रही है, जिसमें आप अपने बच्चों का आधार बनवा सकते हैं। यदि आपका बच्चा 5 साल से कम उम्र का है तो आप उसके लिए बाल आधार बनवा सकते हैं। बच्चों के लिए जारी किया जाने वाला आधार नीले रंग का होता है। बाल आधार के लिए जहां कहीं भी बच्चे की पहचान की जरूरत होती है वहां उसके माता पिता को साथ जाना होता है, लेकिन बच्चे के 5 वर्ष के होने पर उसे अपने पास वाले स्थायी आधार केंद्र पर जाकर आधार संख्या से बायोमेट्रिक विवरण रजिस्टर कराना होगा। UIDAI ने ट्वीट करते हुए कहा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिंगरप्रिंट और आई स्कैन नहीं होगा। जब बच्चे की उम्र 5 साल से 15 साल के बीच हो तभी ये जरूरी है। अब बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक, जिसमें नाम रोशन करने वाली मीराबाई चानू। जी हां, 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक हासिल करने वाली मीराबाई चानू सोमवार को स्वदेश लौट आई और एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें सम्मानित किया गया। वतन वापसी के बाद से ही मीराबाई को रोज सम्मानित किया जा रहा है। एक तरफ जहां लोग उनकी जीत से खुश हैं, बधाइयां दे रहे हैं, वहीं सरकार की तरफ से भी उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, जिसमें फिलहाल नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने इस कर्मचारी को सराहा और 2 करोड़ रुपए की नगद का इनाम के साथ साथ प्रमोशन देने का भी ऐलान किया। केंद्रीय रेल मंत्री ने मीराबाई की जमकर सराहना की, उन्हें देश का गर्व और भारतीय रेलवे का सम्मान भी बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मीराबाई अपनी प्रतिभा और मेहनत से करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करने का काम किया है। जो कि मीराबाई चानू ने महिलाओं की वेट लिफ्टिंग स्पर्धा के 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है और इसके लिए उन्होंने 202 किलो का कुल भार भी उठाया। चानू ने अपने खेल में अपनी करतब में उन्होंने 87 किलो जबकि क्लीन एंड जर्क में 115 किलो का भार उठाया था। भारत और श्रीलंका के बीच मंगलवार रात 8 बजे शुरू होने वाला दूसरा T20 मैच स्थगित कर दिया गया है। भारतीय ऑलराउंडर कृणाल पंड्या के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया। अगर दोनों टीमों के बाकी सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ नेगेटिव आते हैं तो ये मैच बुधवार को खेला जा सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के अधिकारी ने बताया कि कृणाल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों टीमों को आइसोलेशन में भेजा गया। सभी खिलाड़ियों की रिपोर्ट सामने आने तक यह आइसोलेशन जारी रहेगा। कृणाल के कोरोना पॉजिटिव आने पर ओपनर पृथ्वी शॉ और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की इंग्लैंड रवानगी पर भी संकट के बादल अभी छाए हुए हैं। भारतीय टेस्ट टीम इस समय इंग्लैंड में है, जहां 4 अगस्त से 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज शुरू होनी है। शुभमन गिल सहित 3 खिलाड़ियों के चोटिल होने की वजह से श्रीलंका में लिमिटेड ओवर सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं। पृथ्वी और सूर्य कुमार को इंग्लैंड भेजने का फैसला भी किया गया था, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट आने के बाद उस पर कुछ भी फैसला होगा। भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने गई है। वनडे सीरीज की शुरुआत 13 जुलाई को होनी थी, लेकिन श्रीलंकाई टीम के कुछ सदस्यों के पॉजिटिव आ जाने के कारण यह 18 जुलाई से शुरू हुई। वनडे मैच 18, 20 और 23 जुलाई को खेले गए और पहला T20 मैच 25 जुलाई को खेला गया था। दूसरा T20 मैच 27 जुलाई को और तीसरा 29 जुलाई को खेला जाना था, लेकिन अब जबकि कृणाल कोरोना पॉजिटिव आए हैं तो सभी खिलाड़ियों, दोनों टीमों के खिलाड़ियों का रिपोर्ट कराने के बाद अगर उनका रिपोर्ट नेगेटिव आता है तभी ये मैच खेला जाएगा। बात करेंगे शेयर बाजार की। शेयर बाजार मुनाफा वसूली के चलते 53,024 के ऊपरी स्तरों से नीचे लाल निशान में आ चुका है। सेंसेक्स में 52,600 और निफ्टी में 15,750 के नीचे ट्रेड हो रहा है, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज के कमजोर रिजल्ट के चलते इसका शेयर लगभग 10% गिर गया है। घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत ठोस रही थी और सेंसेक्स 143 पॉइंट ऊपर
52,995 पर खुला। निफ्टी ने 15,860 पर और 36 अंक की पॉजिटिव ओपनिंग दी थी। दिग्गज शेयरों में बिकवाली के बीच छोटे शेयरों में भी बिकवाली का दबाव बना है। निफ्टी मिड कैप में लगभग 0.4% और स्मॉल कैप में 0.05% की गिरावट दिखी। निफ्टी फार्मा में 4% की गिरावट दिखी। निफ्टी के मेटल इंडेक्स में लगभग 1.25% और बैंक इंडेक्स में 0.5% की भी मजबूती दिखी थी, जो कि चीन की दिग्गज इंटरनेट कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से एशियाई शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए थे और यहाँ के चीन के बाजार 7 महीने के निचले लेवल पर यहाँ के बाजार आ गए और इसके चलते यूरोपीय शेयर बाजार भी आज कमजोरी के रुझान के साथ खुले थे। फिर से लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहिए के न्यूज के साथ। किसी ने मुझसे पूछा कि सिर्फ 7 साल की उम्र में हॉकी स्टिक उठाना मुश्किल रहा होगा ना। सच कहूं तो हॉकी स्टिक उठाना आसान था, मुश्किल था आवाज उठाना। उन लोगों के सामने जो मानते हैं कि लड़कियों को सिर्फ सुनना चाहिए, उन नियमों के सामने जो कहते हैं कि लड़कियों को खेल का मैदान नहीं, घर की दीवारों को चुनना चाहिए, तो पहले आवाज उठाई, फिर हॉकी स्टिक। हर गोल के साथ एक एक मुंह बंद करती गई, एक एक को जवाब देती गई। पर आज मेरे देश ने सवाल पूछा है, हॉकी में गोल्ड जीत कर आओगे? पूरी दुनिया को जवाब देना है। तो इस बार अपने लिए नहीं, देश के लिए गोल करके आना है, गोल्ड लेके आना है। जिनके लिए देश ही उनका सर्व है, उन पे पूरे देश को गर्व है। टोक्यो 2020, इस बार इंडिया वर्सेस दुनिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा पिछले कुछ दिनों से लगातार उन पर मुसीबतों के बादल छाए हुए हैं और जिसका सीधा असर अब शिल्पा शेट्टी पर पड़ता दिख रहा है। 19 जुलाई को देर रात राज को क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया और जिसके बाद से शिल्पा शेट्टी भी डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 की शूटिंग में नहीं पहुंच पाई। अब एक्ट्रेस कुछ और दिनों तक शो का हिस्सा नहीं रहेंगी और जिसके चलते पॉपुलर कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा अब उनकी जगह लेने वाले हैं। जबकि ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड कपल रितेश और जेनेलिया शो में बतौर गेस्ट जज बनकर जाने वाले हैं, जो गीता कपूर और अनुराग बासु के साथ शो जज करेंगे। जिस तरह से रिपोर्ट मिल रही है, कपल इस शो को बेहद पसंद करते हैं और जिसके चलते वो एक बार में ही शो में आने के लिए राजी हो गए। और जिस तरह से खबरें मिल रही हैं, रितेश और जेनेलिया हमेशा साथ रहते हैं। उनकी अब भी वैसे ही केमिस्ट्री है, जो बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर वाले दोनों ही हैं और बहुत ही हैप्पी कपल है। दोनों का एपिसोड काफ़ी रॉकिंग होने वाला है, इसीलिए इसके दर्शकों को भी इसका इंतज़ार रहेगा। बता दें कि राज कुंद्रा का नाम अश्लील वीडियो प्रोड्यूस करने और उन्हें अपने ऐप पर डालने के लिए सामने आया था और जिसके बाद उन्हें क्राइम ब्रांच ने हिरासत में भी ले लिया है। उन पर कार्रवाई चल रही है।
कई दिनों से जारी जांच में राज के खिलाफ सबूत भी मिले हैं और क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी और कुंद्रा के घर में रेड की थी, जहां से उन्हें एक सर्वर और कुछ पॉर्न वीडियोस भी मिले हैं। खबरों की माने तो रेड के दौरान शिल्पा शेट्टी बुरी तरह से टूट गई थी और उन्होंने राज से बहस भी कर ली थी। क्राइम ब्रांच ने साफ किया है कि इस पूरे मामले में शिल्पा की कोई भूमिका नहीं है और ऐसे में उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। यूपी के एटीएस ने मंगलवार को मानव तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया और इस गिरोह के सरगना सहित 3 लोगों को भी धर दबोच लिया है। ये लोग बांग्लादेश से महिलाओं और बच्चों को अवैध रूप से भारत लाकर बेचते थे। मानव तस्करी के इस गिरोह को पकड़ने के लिए यूपी के एटीएस विभाग के 30 अधिकारियों ने 36 घंटों से ज्यादा का ऑपरेशन किया था। एटीएस को आरोपियों के पास से मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बांग्लादेश के पहचान पत्र, एटीएम, रेलवे टिकटों और यूएनएचसीआर के कार्ड की छाया प्रति और 5 बांग्लादेशी और 24,480 रुपए बांग्लादेशी करेंसी के हिसाब से होते हैं 24,480 रुपए, जिन्हें बरामद किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी एटीएस को पिछले कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी। एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बांग्लादेश व म्यांमार के लोगों को अवैध रूप से भारत में लाकर बेचता है और एनसीआर क्षेत्र जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में उन्हें बसाता है। जांच करने पर पता चला कि गिरोह का सरगना मोहम्मद नूर उर्फ नूरुल इस्लाम है, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी महिलाओं को शादी और पुरुषों और बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने के लिए प्रलोभन देकर अवैध रूप से भारत में लाकर उन्हें बसाता है, शादी करवाने की लालच देता है, बेहतर जिंदगी देने की लालच देता है और झांसा देकर उन्हें असामाजिक तत्वों के हाथों बेच देता है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ 2 लुकआउट सर्कुलर निकाले जाने की खबरों पर राज्य भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो यानी कि एसीबी ने बयान जारी किया है। एसीबी ने साफ किया है कि सिंह के खिलाफ कोई एलओसी जारी नहीं की गई है। परमवीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के मामलों में जांच चल रही है। उन पर आरोप है कि उन्होंने डेवलपर श्याम सुंदर अग्रवाल से 20 करोड़ रुपए की जबरन वसूली की और इसी मामले को लेकर परमवीर सिंह के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज हुई है। इसके अलावा पुलिस निरीक्षक अनूप डांगे ने आरोप लगाया कि परमवीर सिंह के कहने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था। जानकारी के अनुसार डांगे एक पब विवाद में शामिल कुछ लोगों का पक्ष लेने में नाकामयाब हुए थे और इसीलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। डांगे ने परमवीर सिंह पर यह भी आरोप लगाया था कि उन्होंने बाद में निलंबन रद्द करने के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। और अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को यानी कि 27 जुलाई को पेगासस जासूसी मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर कई बड़ी हस्तियां व नेताओं की जासूसी कराए जाने की बात को लेकर भाजपा पर हमलावर है और इसी मुद्दे के गरमाने के बाद कांग्रेस गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर रही है। बता दें, कई मीडिया संस्थानों ने खुलासा किया है कि इजरायली कंपनी एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए दुनिया भर की सरकारों, पत्रकारों, कानून के क्षेत्र से जुड़े लोगों और नेताओं और यहां तक कि नेताओं के रिश्तेदारों की जासूसी भी की जा रही है। 1500 से ज्यादा जिसमें नाम शामिल हैं। इनमें से 40 भारतीय पत्रकारों के नाम भी शामिल हैं जिनकी जासूसी की जा रही है। इस लिस्ट में एक बड़ा नाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी सामने आया है। इसके बाद से पार्टी काफी भड़की हुई है और केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का खतरा अब भी मंडरा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार सावधानी बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी कर रही है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को संगठन में जिम्मेदारी देने की अटकलें हैं और ऐसे में उन्हें उनके जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन का विषय भी चर्चा में बना हुआ है। सार्वजनिक बैठकों में बार बार
दिखने वाले स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा दिन भर अपने जन्मदिन पर भीड़ में घिरे रहे थे। जन्मदिन पर उनके घर से लेकर ऑडिटोरियम तक जुटाई गई भीड़ से हर स्तर पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ। जिम्मेदारों ने किस तरह भीड़ जुटाई है और इसकी तस्वीरें भी खुद स्वास्थ्य मंत्री ने ट्विटर पर शेयर भी की। प्रदेश में कोरोना के डर से स्कूल कॉलेज तक में पढ़ाइयां बंद हैं। अभी पढ़ाई शुरू हो रही है। शादियों में 50 से ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है। तभी स्वास्थ्य मंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए पूरा महकमा जुटा था और जन्मदिन समारोह में एसएमएस मेडिकल कॉलेज, RUHS मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तमाम नर्सिंग कर्मी और डॉक्टर्स और बड़े पदों पर बैठे अफसर भी शामिल हैं। लोगों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भारी भीड़ है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मंत्री के घर भीड़ उमड़ती रही। कोरोना काल में भीड़ जुटाकर जन्मदिन मनाने की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने की और अब तक मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्रियों ने बिना भीड़ किए ही जन्मदिन मनाया, लेकिन ये जन्मदिन कुछ अलग था। और अब बात करेंगे राज कुंद्रा की। किस तरह से उन्होंने एक पॉर्न साइट पर, पॉर्न एप्लीकेशन पर उन्होंने जघन्य कह सकते हैं गंदा मटेरियल पेश किया और अब उन पर क्या कार्यवाही कर रही है सरकार, क्या कार्यवाही कर रही है पुलिस, जानेंगे इसके बारे में। मिलेंगे फिर आपसे, आप बने रहिए के न्यूज के साथ। पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें ऐप के जरिए दिखाने के आरोप में मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। उन्हें 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और आखिरकार जिस तरह से खबरें आ रही है, राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनके विरुद्ध के वकील की मजबूत दलीलों के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें ऐप के जरिए दिखाने के मामले में गिरफ्त अब दिन ब दिन मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। डिफेंस की मजबूत दलील के बाद अदालत ने कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि क्राइम ब्रांच की टीम ने कुंद्रा की कस्टडी बढ़ाने की भी अपील की थी। सूत्रों के मुताबिक पिछले एक सप्ताह के दौरान पुलिस के हाथ राज कुंद्रा के खिलाफ कई सबूत लगे हैं, लेकिन उनके साथ काम करने वालों को सामने बैठाकर पूछताछ करना बाकी है। ये नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर भी कुंद्रा से पूछताछ होनी है। पुलिस ने आज अदालत में कुंद्रा के बैंक खातों की जानकारी भी दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कुंद्रा को लेकर 8 दिन से पूछताछ हो रही है। उनसे बहुत पूछताछ हो चुकी है और अब सबूत भी आपको लेकर आने हैं। कुंद्रा के साथ उनकी कंपनी IT प्रमुख रयान थॉप के भी 14 दिनों के लिए उन्हें भी जेल भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस की माने तो कुंद्रा के बयान और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर जल्द ही इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। वहीं एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया। वे फिलहाल मुंबई की भायखला जेल में हैं। कुंद्रा ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी और उनकी इस अर्जी पर भी सुनवाई होगी। पुलिस कुंद्रा के अवैध मनी ट्रेल की जांच भी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED की मांग पर मुंबई पुलिस इस केस की डिटेल भी शेयर कर चुकी है। इसलिए माना जा रहा है कि इस केस में ED भी जल्द कार्रवाई शुरू कर सकता है। इधर मुंबई पुलिस को इसके पुख्ता सबूत मिले हैं कि कुंद्रा के लगभग सभी बिजनेस में उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी भी पार्टनर थी। इसलिए शिल्पा को भी ज्यादा पूछताछ के लिए समन्स भेजा जा सकता है। अगर हम बात करें अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा की, तो पॉर्न मामले में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा को भी क्राइम ब्रांच ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। शर्लिन ने हाल ही में ट्वीट कर कहा, पिछले कुछ दिनों से कई पत्रकार और मीडिया रिपोर्ट्स मुझे कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल कर रहे हैं, ये कहकर कि मैं आगे आकर इस बारे में कुछ कहूं। आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति ने महाराष्ट्र साइबर ब्रांच को सबसे पहले इस मामले में बयान दिया वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। हालांकि पूछताछ से पहले ही शर्लिन चोपड़ा ने मुंबई हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर दी है। शर्लिन ने ये भी कहा, मैं अंडरग्राउंड नहीं हूँ, ये शहर या देश छोड़कर मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगी। मार्च 2021 में साइबर सेल के ऑफिस पर जाकर मैंने अपना निष्पक्ष बयान दिया।
लेकिन ये मैटर सब जुडिशियल है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना अनुचित होगा। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि महाराष्ट्र साइबर सेल से संपर्क करें और अपने सवाल उनके सामने रखें। हो सके तो उनसे मेरे बयान के कुछ अंश शेयर करने की भी अपील करें। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। न